डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को शुरू किया था, दैट इज थायराइड ग्लैंड। अब तक बच्चों उन 5 पॉइंट्स को आप सीक्वेंस में जरूर याद कर पाए होंगे। ये आपको चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसान बना देगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, हार्मोन्स और उनके फंक्शंस एंड लास्टली उन हार्मोन से एसोसिएटेड कुछ डिसऑर्डर्स को हमें स्टडी करना है। तो एक काम करते हैं, थायराइड ग्लैंड के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में 3 पॉइंट्स को हम कवर कर चुके थे। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान सुनेंगे। थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। सेकेंड पॉइंट बात करने जा रहे हैं, द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। याद कीजिए, थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड एट द जंक्शन ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया इन अवर नेक रीजन। ओरिजिन हो चुका है, बार बार इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही सारी इंफॉर्मेशन याद हो जाए। आप कनेक्टेड रहेंगे। ओरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है, फिर हमने बात की थी बच्चों द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। याद कीजिए, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बाइलोब्ड होती है एंड बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रेफर्ड टू एज इस्थमस। फिर याद कीजिए बच्चों, थायराइड ग्लैंड के ट्रांसफर सेक्शन में हमने मेनली 2 सेल्स को वहां पर डिस्कस किया था। एक तो होते हैं बच्चों फॉलिकुलर सेल्स, जहां से हम थायराइड हार्मोन्स के रिलीज की बात करते हैं, स्पेशली T3 एंड T4 दैट इज थायरोक्सिन। और एक हमने बात की थी बच्चों रिगार्डिंग पैरा फॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स, जहां से हम एक प्रोटीनेशियस नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन के सिक्रेशन की बात करते हैं, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, ओरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है, स्ट्रक्चर हो चुका है। अब देखिए 2 पॉइंट्स में हमें यह स्टडी करना है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के फंक्शन को डिस्कस करना है और लास्टली उन हार्मोन्स के हाइपो सिक्रेशन या फिर हाइपर सिक्रेशन से एसोसिएटेड कुछ डिसऑर्डर्स को हमें यहां पर स्टडी करना है। तो देखिए बच्चों, चौथे पॉइंट की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शंस ऑफ मेन थायराइड हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन। चलिए बच्चों, आप कनेक्टेड रहेंगे, मुझे एक एक चीज आपको बहुत मेहनत से समझानी है, ध्यान सुनेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है बच्चों वो ये होता है, थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर ऑफ द बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, थायरोक्सिन जो होता है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी बीएमआर को यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। पर मैं आपको एक्चुअल कंसेप्ट बताना चाहूंगा बच्चों, एक्चुअली में थायरोक्सिन अगर होगा तो वो सिर्फ बीएमआर को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज की बुक्स के हिसाब से मॉडिफाई कर आपको बता रहा हूं। आप ध्यान सुनिए बच्चों, द लेवल ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स द बीएमआर ऑफ द बॉडी सेल्स। यानी बच्चों, अगर थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा होगा तो बॉडी सेल्स की बीएमआर बढ़ेगी, अगर थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो बॉडी सेल्स की बीएमआर कम हो जाया करती है। इन जनरल बस आप इतना याद रखेंगे बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर ऑफ द बॉडी सेल्स। अब देखिए बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि बीएमआर किसे कहा जाता है। बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। देखिए, बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हम कह सकते हैं द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ए सेल ड्यूरिंग बेसल कंडीशन, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन इज रेफर्ड टू एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने एक नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस को यहां पर मेंशन किया है। आप जानते हैं बच्चों, ये एक्चुअली में ग्लूकोज की ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिक रिएक्शन है। आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ATP। आपको पता होगा बच्चों, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन लिखी है। देखिए बच्चों, अगर सेल को ये रिएक्शन परफॉर्म करनी है तो इसके लिए बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन का कंजम्पशन करना होगा। तो देखिए, मेडिकल कॉलेज की बीएमआर की डेफिनेशन ध्यान सुनिए बच्चों, आम भाषा में हम कहते हैं द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ए सेल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। और हमने देखा बच्चों, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन डिपेंड करती है ऑक्सीजन के कंजम्पशन पर। तो बीएमआर की डेफिनेशन को मॉडिफाई करके बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय सेल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन टू कीप देमसेल्व्स अलाइव इज रेफर्ड टू एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, थायरोक्सिन अगर होगा तो वो सेल्स की बीएमआर को बढ़ाता है, यानी हम कहना चाहेंगे थायरोक्सिन सेल के अंदर जो ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट है उसको बढ़ाता है, यानी बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रमोट करता है। और आपको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स। प्रॉपर सीक्वेंस में कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं थायरोक्सिन हमारी बॉडी के अप्रोक्सीमेटली सभी सेल्स पर एक्ट करते हुए उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को बढ़ा दिया करता है। तो बस इतना याद रखेंगे,
थायरोक्सिन अगर होगा तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं सेल की एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट जो है वो बढ़ जाया करती है, यानी कि बीएमआर बढ़ जाया करती है। और जाहिर सी बात है सेल की जितनी ज्यादा बीएमआर होगी सेल के अंदर ये रिएक्शन उतनी ही ज्यादा रेट से चलने वाली है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाया करता है। अब देखिए खास बात है बच्चों, एटीपी को तो कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एक्चुअली में क्या होता है, एटीपी के अंदर कुछ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, उनके ब्रेकडाउन से फिर फर्दर एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्चुअली में थायरोक्सिन क्या करता है, देखिए बच्चों, थायरोक्सिन सेल के अंदर थायरोक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के नंबर को भी एनहांस करता है। और आप याद कीजिए बच्चों, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, ये 3 सोडियम को बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाया करता है। यानी देखिए थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन कंजम्पशन की जो रेट है यानी बीएमआर बढ़ जाया करती है। और ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट बढ़ेगी तो ये रिएक्शन ज्यादा चलेगी। ये रिएक्शन ज्यादा चलेगी तो सेल के अंदर एनर्जी करेंसी यानी एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। फिर साथ ही साथ थायरोक्सिन सेल पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के नंबर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। और याद कीजिए बच्चों, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से फिर यहां पर कुछ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा विच विल लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और आप जानते हैं बच्चों, एनर्जी के लिए हम एक यूनिट को यूज करते हैं, दैट इज कैलोरीज। तो खास बात देखिए, थायरोक्सिन ने बीएमआर को बढ़ाया, ऑक्सीजन कंजम्पशन की रेट को बढ़ाया विद द एनहांसमेंट इन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। और साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के नंबर को बढ़ाकर एटीपी के ब्रेकडाउन से एनर्जी को जनरेट करवाया है, कैलोरीज को जनरेट करवाया। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली थायरोक्सिन इज ऑल्सो रेफर टू एज कैलोरीजेनिक हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब खास बात और देखिए बच्चों, थायरोक्सिन जितना ज्यादा होगा सेल के अंदर जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन है वो बढ़ेंगी। और देखिए क्या होगा, हो सकता है फिर फर्दर फैट का ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होने लगे, यानी कि फैट का ब्रेकडाउन होने लगेगा। और आप जानते हैं बच्चों, जब बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी का जो वेट होता है वो कम होने लग जाया करता है। यानी कि अगर थायरोक्सिन ज्यादा होगा, बीएमआर ज्यादा होगी, सेल्स के अंदर फैट के ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ने लगेगी, फैट का लॉस होगा तो वेट का लॉस होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, थायरोक्सिन अगर ज्यादा होता है तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, वहां पर कैलोरीज जनरेट होती है, वहां पर वेट कम हो जाया करता है। बस इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज बीएमआर ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, थायरोक्सिन के दूसरे फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। इस चीज को याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज सुने बच्चों, थायरोक्सिन को अगर आप मेटाबॉलिक इफेक्ट के रेस्पेक्ट में देखें, बॉडी सेल्स की ग्रोथ के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको देखेंगे बच्चों, तो थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन के सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करता है। याद कीजिए बच्चों, ऐसे हार्मोन्स जो साथ में मिलकर काम करते हों, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों ताकि उनका इफेक्ट एनहांस्ड वे में देखने को मिले, उन्हें कहा जाता है सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स। एक पेयर हम पहले पढ़ चुके बच्चों, रिवाइज कर रहे हैं, एफएसएच एंड एलएच जो है वो सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स होते हैं, जबकि हमने एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स का एक पेयर पढ़ा था बच्चों, याद कीजिए, एमएसएच और मेलेटोनिन। तो खास बात सुने, थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म यानी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन के सिनर्जिस्टिक होता है। जैसे कि बच्चों, थायरोक्सिन का इफेक्ट अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर देखें तो थायरोक्सिन भी ग्रोथ हार्मोन की तरह सेल्स के अंदर अमीनो एसिड के अपटेक को बढ़ाता है ताकि वहां पर प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाया जा सके। यानी बच्चों, थायरोक्सिन प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवाता है, पर डिफरेंस इतना है, थायरोक्सिन जो होता है वो कभी कभी प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन भी करवा सकता है, पर बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन की तरह ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर थायरोक्सिन प्रोटीन के एनाबॉलिज्म को डोमिनेटली परफॉर्म करवाता है ताकि बॉडी की ग्रोथ देखने को मिले। देखिए बच्चों,
याद कीजिए, ग्रोथ हार्मोन लाइपोजेनेसिस को कम करवाता था, लाइपोलाइसिस को बढ़ाता था। तो सिमिलरली जो थायरोक्सिन होता है ये लाइपोलाइसिस तो करवाता ही है, पर बच्चों ये लाइपोजेनेसिस भी करवा सकता है, पर बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन की तरह अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये लाइपोलाइसिस को ज्यादा प्रमोट करता है, यानी फैट के कैटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर थायरोक्सिन बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन की तरह मेटाबॉलिक इफेक्ट शो करता है। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर यह प्रोटीन के एनाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट के कैटाबॉलिज्म को एनहांस करता है। देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द इफेक्ट ऑन थायरोक्सिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए बच्चों, याद कीजिए, ग्रोथ हार्मोन जो होता था वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता था, तभी तो उसको हमने नाम दिया था डायबिटोजेनिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। बच्चों सिमिलरली थायरोक्सिन जो होता है ये भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, यानी आप कह सकते हैं थायरोक्सिन इज ऑल्सो ए डायबिटोजेनिक हार्मोन या फिर हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। देखिए बच्चों, थायरोक्सिन ब्लड में ग्लूकोज कैसे बढ़ाता है उसके कुछ अलग रीजंस यहां पर होते हैं। एक रीजन आप ध्यान सुनिए बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे बॉडी सेल्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज रेफर्ड टू एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये सब मेडिकल कॉलेज के टर्म से आप ध्यान सुनिए बच्चों। थायरोक्सिन जो होता है वो एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। सेकेंड इफेक्ट को समझे बच्चों, थायरोक्सिन जो होता है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाया जा सके। और तीसरा एक्सप्लेनेशन ये बच्चों, थायरोक्सिन बॉडी सेल्स पर जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनमें एनहांसमेंट करता है, उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से वहां पर दो इमरजेंसी हार्मोन्स एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का एक्शन देखा जा सके। आपको हम ये बाद में पढ़ाएंगे जरूर कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स ये भी ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बस कंक्लूजन इतना याद रखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करता है। यह ऑप्टिमम कंसंट्रेशन प्रोटीन का एनाबॉलिज्म ज्यादा करवाता है ताकि ग्रोथ हो, यह ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर फैट का कैटाबॉलिज्म ज्यादा करवाता है और बच्चों ये भी ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है, इसलिए इसको कहा जाता है डायबिटोजेनिक एज वेल एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। चलिए बच्चों, अब मैं आपको थायरोक्सिन के अगले फंक्शन की तरफ ले चल रहा हूं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन ऑन द बॉडी ग्रोथ। तो खास बात सुनिए, थायरोक्सिन हमारी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब देखिए बच्चों, फिजिकल ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्रोथ हार्मोन। देखिए बच्चों, थायरोक्सिन बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन की तरह फिजिकल में अगर हम इंक्लूड करें, ये स्केलेटल की ग्रोथ, मस्कुलर की ग्रोथ और विसरल ऑर्गन्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। जाहिर सी बात है, ग्रोथ हार्मोन हमारे स्केलेटन की ग्रोथ करवाता है, बोन्स एंड कार्टिलेज, मसल्स की ग्रोथ करवाता है, विसरल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर की ग्रोथ करवाता है थ्रू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो हमने देखा बच्चों, थायरोक्सिन भी ग्रोथ हार्मोन की तरह प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, ये बॉडी सेल्स को डिवाइड करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैलोरीजेनिक हार्मोन होता है, इसलिए हम कहते हैं ये ग्रोथ हार्मोन के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनर्जिस्टिक हार्मोन होता है, ये बॉडी में फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। देखिए बच्चों, थायरोक्सिन जो है वो सेक्सुअल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, खास बात सुनिए बच्चों, फिजिकल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ तो कई सारे हार्मोन्स सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हुए प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें आपको अभी बता देता हूं बच्चों। बॉडी की फिजिकल ग्रोथ के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन एंड इंसुलिन, दे आर कंसीडर्ड टू बी सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स। यहां पर एक डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने ये कहा कि ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन सिनर्जिस्टिक होते हैं, पर आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चों, ग्रोथ हार्मोन तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है जबकि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज घटाता है। तो देखिए बच्चों, ब्लड में ग्लूकोज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स होते हैं, पर मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, हम यहां पर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो जो ग्रोथ हार्मोन है, थायरोक्सिन है और इंसुलिन जो है, ये तीनों ही हार्मोन्स सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स होते हैं। बस कंक्लूजन जरूर याद रखेंगे बच्चों,
थायरोक्सिन फिजिकल ग्रोथ करवाता है, सेक्सुअल ग्रोथ करवाता है, लेकिन मेंटल ग्रोथ करवाने के लिए एकमात्र हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज थायरोक्सिन। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट करवाता है। एक्चुअली क्या करता है, ये नर्व फाइबर्स का डेवलपमेंट करवाता है, साथ ही साथ उनके माइलिनेशन को प्रमोट करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ चाहे उतनी देखने को ना मिले पर होगी जरूर, लेकिन बच्चों अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो मेंटल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो बस इतना याद रखेंगे, थायरोक्सिन फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ को प्रमोट करता है। देखिए बच्चों, थायरोक्सिन के अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, थायरोक्सिन हार्मोन इन्फ्लुएंसेस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वादा किया है, एक एक शब्द में आपको समझाऊंगा, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। देखिए, थायरोक्सिन वाटर के बैलेंस को इन्फ्लुएंस करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बच्चों, थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, और याद कीजिए उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में हमने वाटर के प्रोडक्शन को देखा था। तो बस इतना याद रखेंगे, थायरोक्सिन थ्रू बीएमआर इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी, और साथ ही साथ बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट्स के भी बैलेंस को मेंटेन करता है। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था थायरोक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के नंबर को बढ़ाता है, तो हम कह सकते हैं थायरोक्सिन का इन्फ्लुएंस कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट के मेंटेनेंस पर भी देखा जा सकता है। चलिए बच्चों, थायरोक्सिन के फंक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन फिर से एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, थायरोक्सिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, यानी हम कह सकते हैं थायरोक्सिन एरिथ्रोपोइसिस को भी प्रमोट करता है। अब इतना याद रखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये हमारी रेड बोन मैरो में, याद करेंगे बच्चों, एपीफाइसिस वाले पार्ट में रेड बोन मैरो की हम बात करते थे। बस इतना याद रखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन लॉन्ग बोन्स में, रेड बोन मैरो में जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन की रेट को बढ़ाता है, और उसी जरिए ये यहां पर आरबीसी के प्रोडक्शन को एनहांस करता है। देखिए बच्चों, थायरोक्सिन का लास्ट फंक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट, आप ध्यान सुनेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन एम्फीबियंस में, फ्रॉग में जो टेडपोल लार्वा होता है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा होता है उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, और फिर वो एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। और एक और चीज हम जानते हैं बच्चों, थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए बच्चों, किसी फ्रॉग का टेडपोल लार्वा है, अगर उसको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर उसमें थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम देखा जाए, तो हम कह सकते हैं उस टेडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, यानी वो एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा, बस उसकी ग्रोथ होती चली जाएगी और वो स्मॉल साइज्ड टेडपोल लार्वा आगे चलकर जाइंट साइज्ड टेडपोल लार्वा में कंटिन्यू रहेगा। देखिए बच्चों, यही सवाल आपके एम्स में पूछा जा चुका है, मैं एज इट इज लैंग्वेज आपको बता रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था, टेडपोल्स ऑफ फ्रॉग are made to grow as a giant sized tadpoles if they are, उसका करेक्ट आंसर था बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है, if they are administered anti-thyroid substances like thiourea। तो बस इतना याद रखेंगे, थायरोक्सिन फ्रॉग के टेडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस यानी उसके एडल्ट फ्रॉग के कन्वर्जन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेडपोल लार्वा को आयोडीन डेफिशिएंट मीडियम में, थायरोक्सिन डेफिशिएंट मीडियम में अगर ग्रो करवाया जाए तो हमें उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बच्चों, इसी के साथ बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कंप्लीट किया, दैट इज द फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। अब देखिए बच्चों, अगली स्लाइड पे मैं आपको थायराइड हार्मोन्स के सिक्रेशन का रेगुलेशन एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों। याद कीजिए, हाइपोथैलेमस से आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर ये टीएसएच हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स T3 and T4, और इन हार्मोन्स की वजह से हमें मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच को इनिबिट करने के लिए हाइपोथैलेमस से कोई भी इनिबिटिंग हार्मोन नहीं आता है, उसको इनिबिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर हमारे ब्लड में
अगर T3 और T4 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, अगर ये ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाती है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाया करता है, सप्रेस हो जाया करता है। तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेन थायराइड हार्मोन्स दैट इज T3 एंड T4। देखिए बच्चों, ओरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है, स्ट्रक्चर हो चुका है, मेन थायराइड हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन के फंक्शंस और रेगुलेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी सीक्वेंस में लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो हमें पढ़ना है बच्चों, दैट इज डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द थायरोक्सिन। तो यहां पर पहला डिसऑर्डर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। नाम से पता चल रहा है अगर थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम होगा तो जो बीमारी देखने को मिलती है बच्चों, उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखिए बच्चों, हाइपोथायरॉयडिज्म चाइल्डहुड में भी देखा जा सकता है, एडल्टहुड में भी देखा जा सकता है, और दोनों ही केस में हमें अलग अलग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। बहुत प्रॉपर सीक्वेंस में आपको समझाने की कोशिश करें, प्लीज कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। तो ध्यान सुने, पहला डिसऑर्डर हम पढ़ने जा रहे हैं, द डिसऑर्डर ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन और लो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन द चाइल्डहुड। देखिए बच्चों, बचपन में थायरोक्सिन की कमी होने से जो बीमारी होती है उसे नाम दिया जाता है क्रिटिनिज्म। आपकी एनसीईआरटी इस डिसऑर्डर को क्लियरली मेंशन करती है बच्चों, और देखिए इस तरह से जो बच्चे होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है क्रिटिन। अब देखिए बच्चों, इस क्रिटिनिज्म के सभी सिम्टम्स एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको एक एक सिम्टम यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, आप कनेक्टेड रहेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, क्रिटिनिज्म पहली बात तो वो स्पेशल केस है जब हम कह रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनसीईआरटी ने मेंशन किया बच्चों, यानी कि क्रिटिनिज्म आप हाइपोथायरॉयडिज्म का वो स्पेशल केस मानकर चल रहे हैं जब वो बच्चा मां के यूट्रस में यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर उस डेवलपिंग बच्चे को अगर उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। अब देखिए बच्चों, इसके सारे सिम्टम्स मैं आपको समझाता हूं, याद करेंगे। हमारे ब्रेन का जितना भी डेवलपमेंट होता है 100% डेवलपमेंट बचपन में ही हो जाया करता है। याद कीजिए, ब्रेन 100% डेवलप हो जाता है एट द एज ऑफ 6 इयर्स, जबकि स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट 4 to 5 इयर्स ऑफ एज में कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस डेवलपिंग बच्चे को अगर इसको थायरोक्सिन नहीं मिलेगा, और हम पढ़ चुके हैं बच्चों थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि मेंटल ग्रोथ करवाता है, ये सीएनएस का डेवलपमेंट करवाता है, तो इस बच्चे के अंदर सीएनएस का डेवलपमेंट सप्रेस्ड देखा जाएगा। यहां पर ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ब्रेन में जो सेरिब्रम है, जो सेरिब्रम का सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में टेम्पोरल लोब में जो ऑडिटरी एरिया है उसका डेवलपमेंट भी सप्रेस हो जाएगा, इनहिबिटेड हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर उस बच्चे का ऑडिटरी एरिया डेवलप नहीं होगा तो वो बच्चा नहीं सुन पाएगा, यानी वो बच्चा बहरेपन का शिकार होगा। एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है बच्चों द टर्म डेफ। और देखिए बच्चों, वो बच्चा आगे चलकर बोल भी नहीं पाएगा, यानी उसमें गूंगापन देखने को मिलेगा, वो बच्चा म्यूटिज्म का भी शिकार होगा। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली क्रिटिनिज्म का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम मेंशन किया है, दैट इज डेफ म्यूटिज्म। अब और समझते हैं बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बस इतना याद रखें, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहां पर बच्चे का सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं ऑडिटरी एरिया का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो वहां पर हमें डेफ म्यूटिज्म यानी बहरापन और गूंगापन देखने को मिल सकता है। और समझे बच्चों, थायरोक्सिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि मेंटल डेवलपमेंट करवाता है, सीएनएस का डेवलपमेंट करवाता है, और जितना भी डेवलपमेंट होना होता है सीएनएस का वो हमारे चाइल्डहुड में हो जाता है। तो बचपन में अगर थायरोक्सिन की कमी है तो उस बच्चे में सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसमें मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी हम कह सकते हैं वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। एनसीईआरटी फिर से एक सिम्टम मेंशन करती है, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। और देखिए बच्चों, अगर वो मेंटली रिटार्डेड होगा तो उसका जो आईक्यू लेवल होगा यानी जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होगा वो भी काफी कम होगा। एनसीईआरटी ने फिर से एक सिम्टम मेंशन किया, दैट इज लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी बच्चों उसे हम इम्बेसाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक एक चीज को समझें, थायरोक्सिन की अगर कमी है तो सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन में ऑडिटरी एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, डेफ म्यूटिज्म देखने को मिलेगा, सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेंटली रिटार्डेड होगा, उसका आईक्यू लेवल काफी कम देखने को मिलता है। एक और सिम्टम एनसीईआरटी ने मेंशन किया बच्चों, दैट इज एबनॉर्मल स्किन। इसका लॉजिक समझें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था बच्चों,
थायरोक्सिन अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर लिपिड का कैटाबॉलिज्म यानी कि लाइपोलाइसिस को प्रमोट करता है एट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। पर हमने देखा यहां पर थायरोक्सिन का हाइपो सिक्रेशन हो रहा है, और जब थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होगा तो उसका जो मेन इफेक्ट था लाइपोलाइसिस यानी लिपिड का कैटाबॉलिज्म वो सप्रेस हो जाएगा। यहां पर लाइपोजेनेसिस का प्रोसेस एनहांस्ड हो जाएगा, और उस बच्चे में जब फैट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये जो फैट बन रहा है ये स्किन में नीचे जगह जगह पर इरेगुलरली डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो उस बच्चे की स्किन जगह जगह से फूल जाया करती है, वो लूज और स्वेलन हो जाया करती है, यानी हम उसे एबनॉर्मल स्किन कह सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज समझे बच्चों, मैंने कहा था थायरोक्सिन जो होता है ये फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो देखिए बच्चों, थायरोक्सिन की अगर कमी होगी तो उस बच्चे में फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, क्योंकि थायरोक्सिन ग्रोथ हार्मोन का सिनर्जिस्टिक हार्मोन होता है। तो यहां पर बोन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो बच्चा ड्वार्फ रह जाएगा, यानी यहां पर हमें स्टंटेड ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो एक काम करते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, क्रिटिनिज्म एनसीईआरटी का पैराग्राफ एज इट इज पढ़कर सुना रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी leads to the defective development and maturation of the growing baby leading to stunted growth, यानी यहां पर हमें ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, आईक्यू लेवल कम होगा, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म एटसेट्रा। तो बच्चों यहां पर हमने डिस्कस किया द डिसऑर्डर ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन द चाइल्डहुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करने जा रहा हूं, दैट इज डिसऑर्डर ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन द एडल्टहुड। यहां पर जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है बच्चों उसे हम नाम देते हैं मिक्स एडिमा, ऑल्सो रिफर टू एज गुल्स डिजीज। वैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में दो टाइप की स्वेलिंग को हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकली, एक होती है इन्फ्लेमेशन, एक होता है एडिमा। आपने सुना होगा बच्चों, इन्फ्लेमेशन इज द पेनफुल स्वेलिंग, ऑन द अदर हैंड एडिमा इज द पेनलेस स्वेलिंग। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, एडिमा कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनकी वाटर को रिटेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाया करती है, जिसकी वजह से टिश्यूज में स्वेलिंग देखने को मिलती है, यानी एडिमा देखने को मिलता है। इसलिए बच्चों इस डिसऑर्डर का एक मेन सिम्टम जो आपको याद रखना है, दैट इज यहां पर हमें लूज और स्वेलन स्किन मिलती है, यानी कि टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज। और देखिए बच्चों इसको यहां पर हमने अलग से हाईलाइट किया है, क्योंकि ये भी आपके एआईपीएमटी का क्वेश्चन था। और आप ये भी जानते हैं बच्चों, थायरोक्सिन ज्यादा होता है तो वेट लॉस होता है, लेकिन यहां पर थायरोक्सिन की कमी है तो बीएमआर की कमी होगी, यहां पर वेट गेन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आपके एआईपीएमटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया था, आप मॉडल में पीछे की तरफ चेक कर पाएंगे। एक लिखा हुआ था लो मेटाबॉलिक रेट, एक लिखा हुआ था इंक्रीज इन बॉडी वेट या फिर हम कह सकते हैं वेट गेन, और थर्ड लिखा हुआ था टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज। और पूछा गया था दीज कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू विच डिसऑर्डर, उसका करेक्ट आंसर था बच्चों दैट इज मिक्स एडिमा। तो आपको इतना याद रखना है, बचपन में थायरोक्सिन की कमी है, हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम क्रिटिनिज्म की बात करते हैं, एडल्टहुड में थायरोक्सिन की कमी है तो यहां पर मिक्स एडिमा या फिर गुल्स डिजीज की बात करते हैं। अब हाइपोथायरॉइडिज्म में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों, एडल्टहुड में थायरोक्सिन की कमी से एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, दैट इज मिक्स एडिमा। देखिए बच्चों, अगर ये मिक्स एडिमा किसी एडल्ट फीमेल में देखने को मिलता है तो एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखती है, ध्यान सुनेंगे, इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। एक एक लाइन समझाऊंगा बच्चों, आप कनेक्टेड रहेंगे। अगर किसी एडल्ट फीमेल में थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होता है तो उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाया करती है। इसको एक सिंपल सा लॉजिक से आप समझे बच्चों, आपको पता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना यह डिपेंड करता है कुछ हार्मोन्स के सिक्रेशन पर, जैसे कि एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, आप जानते हैं बच्चों, और ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं सेल से, और किसी भी सेल का हार्मोन को सिक्रेट करना डिपेंड करता है उस सेल की मेटाबॉलिज्म पर, उस सेल की बीएमआर पर। और आपने देखा बच्चों, बीएमआर को रेगुलेट कौन करता है, थायरोक्सिन। तो एनसीईआरटी का वो स्टेटमेंट फिर से बता रहा हूं बच्चों, इन एन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। चलिए बच्चों, हाइपोथायरॉइडिज्म में एक लास्ट डिसऑर्डर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिंपल गॉइटर, ऑल्सो रेफर टू एज एंडेमिक गॉइटर या फिर कॉलोइड गॉइटर। खास बात ये बच्चों,
गोइटर का कारण होता है द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड। देखिए बच्चों, गोइटर वर्ड सिंपली रेफर्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। कहीं पर भी बच्चों अगर ये गोइटर वर्ड आ जाता है तो आप याद रखेंगे ये रिप्रेजेंट करता है द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहां पर बच्चों आयोडीन की कमी से ऐसा क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, वो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों, एक एक वर्ड समझाना है, बहुत मेहनत करनी है, कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। अगर फूड में आयोडीन की कमी होगी तो कंफर्म है थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है आयोडीन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स दैट इज थायरोक्सिन। समझे बच्चों, यहां पर फूड में आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी होगी तो हम बात करेंगे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या होगा, थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को एनहांस करवाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, टीएसएच। यानी बच्चों अगर फूड में आयोडीन की कमी है तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम होगा, थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को बढ़वाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी टीएसएच। और याद कीजिए टीएसएच सिर्फ और सिर्फ थायरोक्सिन के सिक्रीशन को प्रमोट नहीं करता, हमने पढ़ा था बच्चों टीएसएच जो होता है वो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो यहां पर टीएसएच के ओवर सिक्रीशन की वजह से थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ एनहांस्ड हो जाया करती है, थायराइड ग्लैंड एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम कहते हैं गोइटर। बस इतना याद रखेंगे, थायरोक्सिन की कमी बचपन में है तो क्रिटिनिज्म, थायरोक्सिन की कमी एडल्टहुड में तो मिक्स एडिमा, और एक एडल्ट वीमेन में थायरोक्सिन की कमी से मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो जाती है, और आयोडीन की कमी से जो बीमारी डेवलप होती है उसे हम कहते हैं सिंपल गोइटर। चलिए बच्चों, ये तो हमने बात करी डिसऑर्डर्स ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अब हम अगली कैटेगरी तक बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिसऑर्डर्स ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, दैट इज हाइपरथायरॉइडिज्म। बच्चों यहां पर जो बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है दैट इज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ऑल्सो रेफर टू एज ग्रेव्स डिजीज या फिर बेस्डाउ डिजीज। अब देखिए बच्चों, इस बीमारी का नाम क्या है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक एक टर्म समझाऊंगा, ध्यान सुनेंगे। गोइटर वर्ड आया है इसका मतलब कंफर्म है यहां पर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा। पर देखिए सिंपल गोइटर में थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट इसलिए होता था क्योंकि वहां आयोडीन की कमी थी, यहां आयोडीन की कमी नहीं है। वहां आयोडीन की कमी थी तो थायरोक्सिन की कमी थी, यहां तो थायरोक्सिन ज्यादा होगा, ये हाइपरथायरॉइडिज्म है। पर देखिए वहां पर टीएसएच का ओवर स्टिमुलेशन मिलता था जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता था। खास बात है बच्चों, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बच्चों एक्चुअली में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में टीएसएच लाइक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन देखा जाता है। अब हमने देखा ये टीएसएच लाइक एंटीबॉडीज होंगी तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल टीएसएच की तरह एक्शन शो करेंगी, ये थायराइड ग्लैंड में ग्रोथ को प्रमोट करेंगी जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, यानी क्या देखने को मिलता है, गोइटर। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में टीएसएच लाइक एंटीबॉडीज की हम बात कर रहे हैं, ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, थायरोक्सिन यहां पर ज्यादा होगा। मैंने कहा सिंपल गोइटर में आयोडीन की कमी थी, वहां टीएसएच का ओवर स्टिमुलेशन मिलने की वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ था, पर आयोडीन की कमी थी तो फिर भी वहां पर थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पर टीएसएच लाइक एंटीबॉडीज की वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ है, लेकिन यहां आयोडीन की कमी नहीं है, तो इस केस में थायरोक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी हाइपरथायरॉइडिज्म। और जाहिर सी बात है बच्चों, अगर थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो जो बीएमआर है वो बढ़ने लगेगी, जाहिर सी बात है फैट का ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो यहां पर फैट लॉस यानी वेट लॉस देखने को मिलेगा। और देखिए खास बात है बच्चों, ये जो बीमारी है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। नाम को समझते हैं, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, ऑप्थेल्मिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है आईज को। तो देखिए बच्चों, ये ऐसा थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट है जिसमें आईबॉल बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने लगती है। एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है बच्चों, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज ग्रेव्स डिजीज। इन दिस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, इंक्रीज्ड बीएमआर एंड वेट लॉस इज सीन। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हमारी आई ऑर्बिट में आई बॉल सिचुएटेड होती है और आई बॉल के पीछे की तरफ कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, कुछ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जब यहां पर थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो आई बॉल के पीछे की तरफ जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उनकी बीएमआर बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है जिसकी वजह से आई बॉल पर प्रेशर एक्सर्ट होता है और आई बॉल बाहर की तरफ मूव होने लगती है। यानी यहां पर
एक्सोथेल्मिक गॉइटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। जैसे कि आप फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, यहां पर आईबॉल का प्रोट्रूजन देखा जाता है और इसी वजह से जो पेशेंट होता है उसका स्कैरी लुक हमें देखने को मिलता है, डरावना रूप देखने को मिलता है। ध्यान सुन ले बच्चों, क्रिटिनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय अगली लुक, ऑन द अदर हैंड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैरी लुक। तो बच्चों यहां पर हमने बात करी डिसऑर्डर ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। देखिए बच्चों एक और चीज है, एक्चुअली में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मैं आपको समझा देता हूं। हाइपरथायरिज्म में एक और डिसऑर्डर आता है दैट इज प्लमर्स डिजीज। आपके मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था बच्चों, उस क्वेश्चन में एक ऑप्शन में इस टर्म को यूज किया था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। एक्चुअली में क्या होता है, प्लमर्स डिजीज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। वहां पर भी थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा और वहां पर जो रीजन होता है बच्चों वो होता है द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक्चुअली में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड में कुछ नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने लगता है, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, फॉलिकुलर सेल्स का नंबर बढ़ने लगता है, आयोडीन की कमी तो है नहीं, तो इस केस में भी थायरोक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं बच्चों, थायरोक्सिन की कमी चाइल्डहुड में क्रिटिनिज्म, थायरोक्सिन की कमी एडल्टहुड में मिक्स्ड इडिमा, और एनसीईआरटी का में जरूर याद रखेंगे हाइपोथायरिज्म इन एडल्ट वुमेन कॉजेज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इररेगुलर। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं सिंपल गॉइटर। यहां पर टीएसएच के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट देखा जाता है। हाइपरथायरिज्म में हम बात करते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर की। यहां पर एक तो आती है ग्रेव्स डिजीज, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहां पर टीएसएच लाइक एंटीबॉडीज बनती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में एक और हम बात कर सकते हैं प्लमर्स डिजीज की, यहां पर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है ड्यू टू द कैंसर और नोड्यूल्स लाइक फॉर्मेशन। तो बच्चों इसी के साथ हमने थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन के फंक्शंस और थायरोक्सिन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को यहां पर समराइज किया। अब देखिए बच्चों, थायराइड ग्लैंड में एक और हार्मोन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, thyroid hormones T3 and T4 are secreted from the follicular cells. On the other hand, thyrocalcitonin and non-iodized protein hormone is secreted from the parafollicular cells, that is C cells. तो देखिए बच्चों उसके बारे में जल्दी से यहां पर हम पढ़ लेते हैं। These cells are found in the stroma of the thyroid gland on the basal part of the follicles. ये सेल्स भी एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, याद कीजिए एंटायर थायराइड ग्लैंड इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। तो ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं इनका ऑरिजिन भी एंडोडर्मल होता है। फिर हमने देखा था बच्चों ये सेल्स सीक्रेट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, इन जनरल कैल्सिटोनिन हार्मोन जिसमें आयोडीन नहीं होता है। T3 and T4 are the iodized thyroid hormones. On the other hand, thyrocalcitonin is the non-iodized proteinaceous thyroid hormone. और देखिए बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं ये एक लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है, ये 32 अमीनो एसिड से बनता है। अब देखिए जो खास बात क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करता है। जब हम पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा बच्चों, थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होने वाला थायरोकैल्सिटोनिन पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले पैराथायराइड हार्मोन या फिर कॉलिप्स हार्मोन के एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करता है। मैं आपको फिलहाल यहां पर इतना बता दूं बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन बोन्स में कैल्शियम को कम करता है ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ सके। ऑन द अदर हैंड थायरोकैल्सिटोनिन उसके एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करता है, ये बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन करवाता है ताकि ब्लड में कैल्शियम कम हो सके। और आप जानते हैं जब बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो हमारी बोन्स स्ट्रांग हो जाया करती हैं। तो बस फिलहाल यहां पर इन जनरल इतना याद रखेंगे बच्चों, ये जो हार्मोन है it enhances the deposition of calcium in the bones, thus making the bones solid and strong. अब देखिए बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होती है दैट इज थायराइड ग्लैंड। अब देखिए बच्चों इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट ग्लैंड हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, हार्मोन, उनके फंक्शंस और उनसे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। तो देखिए बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज ओरिजिन। देखिए बच्चों पैराथायराइड नाम से पता चल रहा है ये ग्लैंड हमारी थायराइड ग्लैंड की पेरिफेरी उसके बिसाइड सिचुएटेड होती है। आप याद रख सकते हैं थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन एंडोडर्मल है, तो पैराथायराइड ग्लैंड का ओरिजिन भी कैसा होता है, एंडोडर्मल होता है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दैट इज लोकेशन। ध्यान सुनिए बच्चों,
ए टोटल ऑफ 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। पहली बात तो हमारे पास टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड यानी डॉर्सल साइड पर सिचुएटेड होती हैं। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स में यानी थायराइड ग्लैंड के हर लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड पार्शियली या फिर डीपली एम्बेडेड होती है। बच्चों इसको हम एनसीईआरटी के फिगर 22.3 के बी पार्ट से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आप देख सकते हैं बच्चों थायराइड ग्लैंड के हर लोब पर डॉर्सल साइड पर 2 स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड मास लाइक पैराथायराइड ग्लैंड पार्शियली या फिर डीपली एम्बेडेड होती है। तो बस इतना याद रखेंगे, पैराथायराइड का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। लोकेशन की बात करते हैं, इन ह्यूमंस ए टोटल ऑफ 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमने यहां पर लिखा भी बच्चों 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। चलिए बच्चों, ओरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, पर मैं आपको इन जनरल छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, ध्यान सुनेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं वो स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड मास लाइक बॉडीज होती हैं विच आर सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। वैसे अगर स्ट्रक्चर को हम यहां पर थोड़ा सा समझे बच्चों तो देखिए क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड में 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिलिक सेल। जो चीफ सेल्स होते हैं वो मेनली रिलीज करते हैं पैराथायराइड हार्मोन। बस इतना याद रखेंगे, ओरिजिन एंडोडर्मल, लोकेशन 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अब देखिए जो 2 पॉइंट्स और बचे हैं, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के फंक्शन और उनसे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। तो यहां पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड। ध्यान सुनिए बच्चों, पैराथायराइड ग्लैंड से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीनेशियस हार्मोन के सिक्रेशन की बात करते हैं, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। याद करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। शॉर्ट में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पीटीएच। देखिए बच्चों, इतने बड़े टर्म को छोटा करने के लिए हमने क्या किया है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पैराथ हार्मोन, यानी आप कह सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन। एक और चीज समझे बच्चों, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसको फर्स्ट टाइम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया था कॉलिप ने, दैट्स व्हाई पैराथायराइड हार्मोन इज आल्सो रेफर्ड टू एज कॉलिप्स हार्मोन। हमने यहां पर लिखा बच्चों, इसको कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, पैराथायराइड ग्लैंड का ओरिजिन एंडोडर्मल, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड की तरह। लोकेशन पढ़ चुके हैं, थायराइड ग्लैंड की डॉर्सल साइड पर थायराइड ग्लैंड के लोब्स में एम्बेडेड होती है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हार्मोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड से हम एक ही लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन की बात करते हैं, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। चलिए बच्चों, अब इस हार्मोन के फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ध्यान सुनेंगे। पैराथायराइड हार्मोन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आप विश्वास रखें, आपके मॉड्यूल का एक एक स्टेटमेंट, आपकी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट यहां पर हम कवर कर रहे हैं। ध्यान सुनिए बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हार्मोन हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। किस तरह से, ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बच्चों ब्लड प्लाज्मा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ध्यान सुने, पैराथायराइड हार्मोन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के लेवल को बैलेंस करता है। मैं आपको समझा दूंगा बच्चों, लेकिन जब नाम आया है कैल्शियम फॉस्फेट तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन आवर बॉडी, और आपको पता होगा बच्चों, हमारी बॉडी का जो 99% कैल्शियम और फॉस्फेट होता है वो हमारी बोन्स में सिचुएटेड होता है, जबकि जो 1% कैल्शियम होता है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। कैसे, ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बैलेंस करवाता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, कैल्शियम और फॉस्फेट हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करवाते होंगे जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आप लॉजिक को समझें, कैल्शियम और फॉस्फेट हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते होंगे जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस करने के लिए पीटीएच जरूरी है, इसीलिए पैराथायराइड हार्मोन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक काम करता हूं बच्चों, मैं आपको जल्दी से कैल्शियम के वो सिग्निफिकेंट फंक्शंस यहां पर समराइज कर देता हूं जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि एक फंक्शन हमने लिखा है बच्चों,
कैल्शियम जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर परमेबिलिटी को रेगुलेट करता है। आपको आसानी से समझ में आएगा बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल हमने डिस्कस किया था, दैट इज न्यूरॉन। और याद कीजिए, न्यूरॉन की परमेबिलिटी पर कहीं ना कहीं कैल्शियम का रेगुलेटरी इफेक्ट देखने को मिलता था। याद कीजिए बच्चों, सोडियम एंड पोटेशियम वीजीसीज, इनकी ओपनिंग को रेगुलेट कौन करता था? कैल्शियम। तो बस इतना याद रखेंगे, कैल्शियम हमारी बॉडी के सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनकी परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। और आप जानते हैं बच्चों, इसी परमिएबिलिटी पर नर्व इंपल्स का जनरेशन और कंडक्शन डिपेंड करता है। इसलिए कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। और चीज समझिए बच्चों, कैल्शियम जो होता है वो मस्कुलर एक्टिविटी, मसल में कॉन्ट्रैक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में मसल वाले टॉपिक में जरूर पढ़ेंगे बच्चों। मसल सेल के अंदर हम बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। और आपको बताया जाएगा बच्चों, दिस कैल्शियम प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट मसल की अगर बात करूं, दैट इज मायोकार्डियम, हार्ट मसल, यानी हम कह सकते हैं कैल्शियम हार्ट की जो मसल होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट बीट के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हार्ट बीट सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए पीटीएच सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए बच्चों, और फंक्शंस हैं। कैल्शियम ब्लड कोगुलेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बताया जाएगा वहां पर एंजाइम कैस्केड थ्योरी। तो बस इतना याद रखेंगे, कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि बच्चों, कैल्शियम और फॉस्फेट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और आप जानते हैं, बोन्स बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बोन्स हमारी बॉडी में कई सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। किस तरह से? ये हमारे ईसीएफ में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बैलेंस करता है। और ये कैल्शियम और फॉस्फेट कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। पर एक और चीज समझे बच्चों, हमारे ईसीएफ में कैल्शियम के बैलेंस की अगर हम बात करें तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए 3 कंपोनेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो होता है बच्चों, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन यानी पैराथ हार्मोन, एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, और एक होता है बच्चों विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल, उसका एक्टिवेटेड वर्जन होता है, दैट इज कैल्सिट्रायोल हार्मोन। बस इतना याद रखेंगे, पीटीएच हमारी ईसीएफ में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बैलेंस करता है। वैसे कैल्शियम को बैलेंस करना, इन तीनों कंपोनेंट्स का क्यूमुलेटिव एक्शन होता है पैराथायराइड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन और विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल का एक एक्टिवेटेड फॉर्म होता है, दैट इज कैल्सिट्रायोल हार्मोन। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपको पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शंस को समराइज करने जा रहा हूं। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा बॉक्स याद रखना होगा, इतना जरूर याद रखेंगे, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, पैराथायराइड हार्मोन हमारे ईसीएफ में या फिर हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, यानी क्या करवाता है? हाइपर कैल्सीमिया। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है उसे हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। सिमिलरली जब ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा उसे हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। और साथ ही साथ ये ब्लड में फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है, यानी क्या करवाता है? हाइपोफॉस्फेटीमिया। बच्चों, ऑरिजिन हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं द फंक्शंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। आपको ये जरूर याद रखना है, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है, ब्लड में फॉस्फेट घटाता है, हाइपोफॉस्फोटेमिक हार्मोन होता है। अब देखिए बच्चों, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना और ब्लड में फॉस्फेट घटाना, ये फंक्शन ये किस तरह से परफॉर्म करता है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी ने सभी को मेंशन किया है, आप ध्यान सुनिए बच्चों। याद कीजिए, हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन बोन्स पर एक्ट करता है, और ये बोन्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, याद कीजिए बच्चों, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ध्यान सुनेंगे, पैराथायराइड हार्मोन का मकसद है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना और ब्लड में फॉस्फेट घटाना। तो एक्चुअली में क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन हमारी बोन्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। और देखिए बच्चों, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल फिर बोन का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, ये बोन का
डीमिनरलाइजेशन करते हैं, बोन का रिजॉर्प्शन करते हैं, बोन का डिसोल्यूशन करते हैं। तीनों टर्म्स एनसीईआरटी ने मेंशन किए बच्चों, तो ध्यान सुनेंगे। पैराथायराइड हार्मोन हमारी बोन्स पर एक्ट करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बोन का डीमिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन, रिजॉर्प्शन या फिर बोन का ब्रेकडाउन एनहांस होता है। पर खास बात सुनिए बच्चों, एक्चुअली में पीटीएच जब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर होता है तो ये बोन को अननेसेसरीली नहीं तोड़ता है। एक्चुअली में क्या होता है, बोन पर जो अननेसेसरी आउटग्रोथ होती है बस उनका ब्रेकडाउन करवाया जाता है। और आप जानते हैं बच्चों, जब बोन का ब्रेकडाउन होगा तो वहां से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों रिलीज होंगे, और ये कैल्शियम और फॉस्फेट बोन के डीमिनरलाइजेशन से रिलीज होकर कहां पहुंचते हैं, ब्लड में। यानी अभी तो आपने देखा बोन के डीमिनरलाइजेशन से अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों बढ़ चुका है। लेकिन हम जानते हैं ये ब्लड में फॉस्फेट कम करता है, तो पैराथायराइड में एक्चुअली क्या करता है, ये हार्मोन यूरिन के थ्रू फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। यानी हम कह सकते हैं ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों आते हैं, पर जो फॉस्फेट है उसको यूरिन की मदद से बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवा देता है। यानी हम कह सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन शोज फॉस्फेट्यूरिक एक्शन। तो मैंने यहां पर क्लियरली लिखा है बच्चों, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल एंड हेंस प्रमोट्स द डीमिनरलाइजेशन, रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन ऑफ बोन्स। इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम बढ़ा, लेकिन ब्लड में फॉस्फेट भी बढ़ा, लेकिन उस फॉस्फेट का यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। इसलिए अलग से यहां पे मेंशन किया बच्चों, दिस हार्मोन इंक्रीजेस द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। तो हमने देखा ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा जबकि ब्लड में फॉस्फेट कम हो जाएगा। देखिए बच्चों, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने के इसके दो और तरीके हैं, ध्यान सुने। पैराथायराइड हार्मोन हमारी किडनी के जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं, उन पर एक्ट करता है और वहां से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो हमने लिखा है इट स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। और लास्ट मैकेनिज्म समझे बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन हमारी किडनी पर एक्ट करता है और किडनी में जो विटामिन D3 होता है, जो कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है, उसके एक्टिवेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से कैल्सीट्रायोल हार्मोन बनता है। और फिर ये कैल्सीट्रायोल हार्मोन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन वाले पार्ट पर एक्ट करता है और वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो हमने यहां पर इन जनरल लिखा है, दिस हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड बाय द मैकेनिज्म ऑफ कैल्सीट्रायोल हार्मोन रिलीज फ्रॉम द किडनी। लेकिन एक और चीज समझिए बच्चों, कैल्सीट्रायोल की वजह से या फिर विटामिन डी के एक्टिवेटेड फॉर्म की वजह से ब्लड में कैल्शियम बढ़ा, पर यही विटामिन D3 का एक्टिवेटेड फॉर्म एक्चुअली में क्या करता है, फिर इस कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट करवा देता है ताकि बोन्स स्ट्रांग हो जाया करती है। यानी कि विटामिन D3 के एक्टिवेशन से बनता है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल एलिमेंट्री कैनाल से फूड का एब्जॉर्प्शन करवा के ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, पर साथ ही साथ इस कैल्शियम का फर्दर बोन्स में डिपोजिशन करवाता है ताकि बोन्स स्ट्रांग हो जाए। तभी तो आप जानते हैं बच्चों, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, बोन्स वीक हो जाती है और वहां पर हमें रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। बस इतना याद रखेंगे, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, ईसीएफ में कैल्शियम बढ़ाता है और ईसीएफ में फॉस्फेट को डिक्रीज करता है। चलिए बच्चों, अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद द पैराथायराइड हार्मोन एब्नॉर्मल सिक्रीशन। देखिए बच्चों, पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। मैंने लिखा है हाइपो पैराथायरिडिज्म। पहली बात बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में यानी ईसीएफ में कैल्शियम बढ़ाता था, हाइपर कैल्सीमिया करवाता है। अगर पीटीएच की कमी होगी तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। हमने लिखा है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ईसीएफ विल डिक्रीज। याद कीजिए, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में फॉस्फेट घटाता है, अगर पीटीएच की कमी हो जाएगी तो ब्लड में फॉस्फेट बढ़ जाएगा। हमने लिखा है अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इन द ईसीएफ विल इंक्रीज। यानी यहां पर हमें देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपर फॉस्फेटेमिया। अब खास बात देखिए बच्चों, अगर पीटीएच की कमी होगी तो ब्लड में यानी ईसीएफ में कैल्शियम की कमी होगी, और जब ईसीएफ में कैल्शियम की कमी होगी तो मसल सेल और नर्व सेल पर जो सोडियम वीजीसीज होते हैं वो बंद नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर निरंतर सोडियम का इन्फ्लक्स होता रहेगा, नर्व सेल और मसल सेल में कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन होता रहेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं नर्व फाइबर्स और मसल फाइबर्स विल गेट अननेसेसरीली इरिटेटेड। और देखिए बच्चों, मसल सेल में
अगर कंटिन्यूसली डिपोलेशन होता रहेगा, अगर मसल सेल में कंटिन्यूसली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा, तो मसल में निरंतर कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा। और किसी मसल में अगर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, देन सच कंडीशन इज रेफर्ड टू एज टेटेनी। तो यहां पर हमने लिखा है बच्चों, अगर पीटीएच की कमी है तो ईसीएफ में कैल्शियम कम होने की वजह से वॉलेंट्री मसल विल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज रेफर्ड टू एज टेटेनी। और देखिए बच्चों, अगर किसी कारण से ये टेटेनी सस्टेन्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर ये हमारी ब्रीदिंग मसल्स में हो जाए, जैसे कि हमारी इंटरकोस्टल मसल में या फिर डायफ्राम की रेडियल मसल में हो जाएगा, तो ब्रीदिंग अफेक्ट हो जाएगी, सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटने की वजह से उस एनिमल की डेथ हो सकती है, यानी कि वहां पर एस्फिक्सिया कंडीशन की वजह से डेथ हो सकती है। हमने लिखा भी है, if this tetany happens in intercostal muscle and diaphragm then animal dies due to asphyxia। कंक्लूजन आप इतना याद रखेंगे, पीटीएच का मकसद है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, ब्लड में फॉस्फेट घटाना। अगर पीटीएच की कमी होगी तो ब्लड में कैल्शियम कम होने की वजह से हमें टेटेनी कंडीशन देखने को मिल सकती है। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिसऑर्डर ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर पैराथायरिज्म। याद कीजिए बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन बोन्स पर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता था और ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर होने की वजह से ये ऑस्टियोक्लास्ट बोन में जो अननेसेसरी पार्ट होता था सिर्फ उसका डिसोल्यूशन करवाते थे। लेकिन इस केस में पीटीएच अगर हद से ज्यादा होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का ओवर स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अब ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन की अननेसेसरी आउटग्रोथ को तो तोड़ेंगे, पर साथ ही साथ अब ये बोन को अननेसेसरीली डिसॉल्व करने लग जाएंगे, बोन का अननेसेसरीली डीमिनरलाइजेशन होने लग जाएगा। हमने यहां लिखा भी बच्चों, ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स फीड एक्सेस अमाउंट ऑफ बोन अननेसेसरीली। पहले ऑस्टियोक्लास्ट बोन की अननेसेसरी पार्ट को तोड़ा करते थे, अब ये बोन को ही अननेसेसरीली तोड़ा करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा और इसके इन्फ्लुएंस में ब्लड में फॉस्फेट बढ़ेगा, लेकिन उसका फॉस्फेट्यूरिक एक्शन हो जाएगा तो ब्लड में फॉस्फेट कम हो जाया करता है। और आप जानते हैं बच्चों, ब्लड में कैल्शियम बढ़ना दैट इज हाइपर कैल्शियमिया और ब्लड में फॉस्फेट कम होना दैट इज हाइपोफॉस्फेटेमिया। और खास बात है बच्चों, अगर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो बोन्स का डीमिनरलाइजेशन डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, बोन्स में से कैल्शियम और फॉस्फेट ज्यादा बाहर निकलेगा, तो हमारी बोन्स यहां पर वीक हो जाया करती हैं, कमजोर हो जाया करती हैं, आसानी से फ्रैक्चर हो सकती हैं। यानी हम बोन्स में बहुत सारे छिद्र का फॉर्मेशन देख सकते हैं, छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन देख सकते हैं, and this condition of porous bone is referred to as osteoporosis। The condition of pores in the bone is referred to as osteoporosis। बस इतना याद रखेंगे बच्चों, अगर पीटीएच की कमी होती है तो हमें टेटेनी देखने को मिलता है, और अगर पीटीएच ज्यादा होगा तो यहां पर हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। और एक और चीज समझें, अगर पीटीएच ज्यादा है तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा, और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा तो किडनी के अंदर आप जानते हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, तो हो सकता है किडनी के अंदर स्टोन्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसी के साथ बच्चों हमने पैराथायराइड ग्लैंड को कंप्लीट किया, लेकिन याद कीजिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था मैं आपको थायरोकेस्टोन का फंक्शन यहां पर समझाना चाहता हूं। तो याद कीजिए बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड and thyrokestonin secreted from the parafollicular cells of the thyroid gland act antagonistic to each other। तो अभी समझ ले बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है जबकि थायरोकेस्टोनिन ब्लड में कैल्शियम घटाता है। वहां पर उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो वो ब्लड के कैल्शियम का कैल्सी यूरिक प्रमोशन करवाता है, ब्लड के कैल्शियम को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवाता है, और साथ ही साथ जो थायरोकेस्टोनिन होता है वो ब्लड के कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करवाता है। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, पैराथायराइड हार्मोन और थायरोकेस्टोनिन एक्ट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। एक बार मैं आपको इन जनरल बता देता हूं, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है या फिर बोन्स में कैल्शियम घटाता है। ऑन द अदर हैंड थायरोकेस्टोनिन ब्लड में कैल्शियम घटाता है या फिर हम कह सकते हैं बोन्स में कैल्शियम को बढ़ाता है। और आपकी एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है बच्चों, द सिक्रेशन ऑफ थायराइड रिलेटेड थायरोकेस्टोनिन and parathyroid related parathyroid hormone depends on the blood calcium level। तो देखिए बच्चों, मैं आपको थायरोकेस्टोनिन और पैराथायराइड हार्मोन के रेगुलेशन को यहां पर समझा देता हूं, बहुत आसान है। देखिए क्या होगा,
अगर ब्लड में कैल्शियम एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट से ज्यादा हो जाता है, आप जानते हैं अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो अब हमें ब्लड में कैल्शियम कम करना है, और ब्लड में कैल्शियम कम करने के लिए हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरोकेल्स्टोनिन। एक तो ये कैल्सियूरिक एक्टिविटी को प्रमोट करेगा और ब्लड के कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करेगा ताकि ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए। अगर ब्लड में कैल्शियम एक सेट पॉइंट से कम हो जाए तो अब हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो रिलीज करेंगी पैराथायराइड हार्मोन, और हम पढ़ चुके हैं ये फिर से ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा दिया करता है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सुन ले बच्चों, The secretion of thyrocalcitonin and parathyroid hormone depends on the blood calcium level। अगर ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो पीटीएच का सिक्रेशन ज्यादा होगा ताकि ब्लड में कैल्शियम बढ़ाया जा सके। अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो थायरोकेल्सिटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा ताकि ब्लड में कैल्शियम को फिर से डिक्रीज कर एक नॉर्मल सेट पॉइंट पर लाया जा सके। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ हमने कंप्लीट किया पैराथायराइड ग्लैंड एंड द थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर cells of the thyroid gland।